Let me get a paper, sir. चलो बेटा स्टार्ट करो. Assalamualaikum. My patient name is Nagina, 37 years old, married for 11 years, gravida 2-1+0, last birth 10 years ago by C-section due to breech presentation. Her LMP was 14th January 2022 and achieved her this pregnancy by IVF after 3 cycles. Now she came with the complaining of gestational amenorrhea 17 weeks and excessive vomiting 4 to 5 times relieved by medication. And then she is able to eat. And secondly, she has tiredness. And according to her, she has no any significant medical history of only one C-section. And her father has diabetes and is on oral hypoglycemic agent. And she has no any drug allergy. And she has no any history of vaginal discharge, urinary complaints, and any fever or rashes. Okay. Also, her LMP is 14th January 2022, and her cycles were. आपकी आवाज बंद होगी. डॉक्टर साहिबा की आवाज नहीं आ रही. इमरान को बताओ उनकी आवाज बंद होगी. सर उनका इंटरनेट डाउन हुआ है. आई थिंक वो आउट हुई है. चलो कुछ रिकनेक्ट का वेट करते. डॉक्टर गुरुतलन आप एग्जिट करके रीजॉइन करेंगे क्योंकि आपका माइक जो है ना वो अभी तक अनेबल नहीं हुआ. जी सर आ गई हैं. चलो हेलो जी. सर आवाज नहीं आ रही थी पहले. नहीं पहले नहीं आ रही थी बेटा. दोबारा स्टार्ट करो. अच्छा सर. अच्छा इस जगह हो गया तो चलिए. सर her cycles were irregular, about 3 to 4 months interval and for short duration, and she had her scan done at 11 weeks gestation, and it shows viable to intrauterine pregnancy and with dichorionic diamniotic. ओके. आपकी आवाज फिर चली गई बेटा. We can't hear हेलो you. सर अभी आ रही है सर. हाँ अब आ रही. हेलो जी सर ठीक है. चलो कंटिन्यू करते. डॉक्टर गुरुतलन आप ना अपनी को जगह थोड़ी सी जी तब्दील सर. करें. सिग्नल इशू लग रहा है मुझे आपके साथ. अच्छा सर. ओके सर मैं करती हूँ अभी करती हूँ. हाँ सिग्नल सर अभी ठीक. बेहतर है बेटा. अच्छा सर ये जरा सही है.
जी सर बोले सर, अब ठीक। चल जी सर। चलो बेटा स्टार्ट, ताकि वी डोंट वेस्ट मोर टाइम। अच्छा सर, हिस्ट्री तो मेरी कंप्लीट हो गई सर, अब एग्जामिनेशन बता दूं सर। बता दो, एग्जामिनेशन बता दो। अच्छा sir, examination, I wanted to see her general physical examination sir. Pallorness, any jaundice, dehydration, and for her oral, on her oral examination, I wanted to see ulcers in case of, and for thyroid, palpate for the thyroid, any enlargement, and then any palpable lymph nodes. And then her abdominal examination, wanted to know about the size of the fundal height and fetal heart sounds, and to measure fetal pulse. And secondly, that's it. That's it. Okay. अच्छा, मैं बिफोर वी स्टार्ट ऑन दिस थिंग, मेरा ख्याल है कि एक ना मेरी जो ये MSUG के एग्जाम देते हैं उनसे कोई बात हो रही थी, वो एग्जामिनर ही था, तो थोड़ा सा उन्होंने एक जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी जो हैं क्या उसे कहते हैं, आपके CPSP वालों ने उसको कितना अडॉप्ट करना है कि नहीं करना। पर बेसिकली उन्होंने 5 एक डोमेन्स डिफरेंट टाइप की बनाई थी, जिसके अंदर से रहते हुए वो आपको असेस करेंगे कि आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं और आप आगे कैसे परफॉर्म कर रहे हो। और उसमें जो डोमेन्स बेसिकली, दिस इज ओनली फॉर MRCUG राइट नाउ, दिस इज नॉट फॉर FCPS, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमें बताया नहीं कि उन्होंने इसकी मार्किंग पैटर्न किस तरह करना है। लेकिन क्योंकि ये उनका आइडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स MRCUG इन द फ्यूचर या उसमें, तो आगे जाके ही उसमें आ जाए। उसके अंदर जो डोमेन्स हैं, पहली एक काइंड ऑफ है डोमेन फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि आप पेशेंट से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हो। और इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हर स्टेशन पे होगी, लेकिन इसकी असेसमेंट जो करेंगे वो आपको नंबर जो मिलेंगे वो इस पे मिलेंगे। दूसरा है लेट्स सपोज पेशेंट सेफ्टी। तीसरा है आपकी कम्युनिकेशन, अगर कोई ऐसा स्टेशन आता है विद कोलीग्स। चौथा है कम्युनिकेशन विद पेशेंट या उसके कोई रिलेटिव की जरूरत पड़ जाती है। और लास्ट बिट है अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। ये जो आपकी 5 डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन्स हैं, इसके हिसाब से वो मार्क करेंगे। और जो नंबर वहां पे वो देते हैं वो नंबर 3 होते हैं, या होता है 0, या होता है 1, या होता है 2। 0 जो है दैट इज फेल, 1 इज बॉर्डरलाइन एंड 2 इज पास। अब वो हर स्टेशन के ऊपर हर डोमेन का अलग अलग, जैसे ये 5 चीजें अगर मेरे सामने पड़ी हैं एज एग्जामिनर, तो आई हैव टू मार्क इन ईच डोमेन, आइदर आई हैव टू गिव यू 0, 1 और 2, और वो पूरा एक सीधा सर्कल में ये नंबर लग जाएंगे। लेकिन जब ये टोटल करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल नंबरिंग टोटल नहीं होगी, ये वर्टिकल होगी। दैट मीन्स कि स्टेशन 1 से लेके स्टेशन अगर 10 है या 14 है, उसमें जितना में पेशेंट सेफ्टी में या इंफॉर्मेशन गैदरिंग में नंबर टोटल आपके 0, 1, 2 आए, वो टोटल एक गैदर होके एक नंबर बन जाएंगे, और फिर आपने उस डोमेन को इंडिविजुअली पास करना है। कुछ ऐसी डोमेन होती हैं कि अगर आप उसमें फेल हो जाओ, जैसे पेशेंट सेफ्टी है, उसके अंदर अगर आपके सारे सेंटर्स के अंदर नंबर कम आते हैं, तो फिर आपका वो एग्जाम पास नहीं हो सकता। कुछ ऐसी हैं अगर वो बॉर्डर लाइन है तो मे बी वो सारा कुछ आगे कर दो। लेकिन 2 एक डोमेन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपने उसका पास होना जरूरी है, जिसमें आई थिंक एक
पेशेंट की सेफ्टी है और प्रॉब्ली दूसरी क्लिनिकल नॉलेज की सेफ्टी है। मतलब अगर इन दोनों में आप पास नहीं होगे तो बाकी अगर तीनों डोमेन्स आपके पास भी हैं तो तब तक आपका एग्जाम वो आपको दे विल नॉट मतलब डिक्लेयर यू एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट। आई होप कि अभी तक जितनी मैंने बात की है आपको समझ आई है। जी सर, बिल्कुल समझ में आ यस गई। सर। ठीक, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्टेशन 1 की भी पेशेंट सेफ्टी, स्टेशन 2 की भी, 3 से लेके 10 तक जितने पेशेंट सेफ्टी में आपको 0, 1 या 2 मिले वो सारे टोटल हो जाएंगे और फिर वो एंड में उसका मीन निकाल के दिखाएंगे कि जी के इसमें टोटल पासिंग नंबर अगर 10 स्टेशन है तो मे बी उसका अगर ई स्टेशन पे मैक्सिमम नंबर वुड बी, जाहिर है अगर 10 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएंगे और मिनिमम उसके पासिंग मार्क्स उन्होंने कितने रखे हुए उसके हिसाब से होगा तो फिर वो आपकी डोमेन को डिक्लेयर कर देंगे। अब इस सारी चीजों को देखते हुए जो बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस सारी कहानी के अंदर जिस तरह वो लेते हैं उसमें आपका जो कोर नॉलेज है उस पर इतना फोकस नहीं है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड कोर नॉलेज के ऊपर इस पे मे बी अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज का डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है, लेकिन बेसिक कोर नॉलेज के ऊपर आपके नंबरिंग का उसमें सिनारियो फर्क हो जाता है। ये मैंने बात इसलिए बीच में कर दी क्योंकि अभी जो आपने ये हिस्ट्री ली देयर इज अ लाइकली चांसेस कि जी इस सर। किस्म की हिस्ट्री एग्जाम में नहीं आएगी अब या टोक स्टेशन में नहीं आएगी, इट विल नॉट कम इन। ओके। अगर आपकी ट्विंस के बारे में है तो इसकी इस हिसाब से जब आपको अगर कहा जाएगा जी के पहले, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि पहले 2 मिनट वो देते हैं आपको सिर्फ सिनारियो पढ़ने के लिए इन ईच स्टेशन और उसके बाद वो जी सर। आपको जी सर। बुलाएंगे जहाँ पे कोई एग्जामिनर बैठा है या रोल प्लेयर बैठा हुआ है या पे कोई चीज आ रखी हुई है कि वो तो जो आपको पीछे सिनारियो दिया गया है उसको साथ लेते हुए अगले 10 मिनट या 12 मिनट जब भी जितना टाइम वो देंगे उसके हिसाब से आपने उस पर बैठ के उस पर बातचीत करनी है या उस पर आपने व्हाट यू कॉल दैट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वो करने हैं। और उस पर बैठ के जो एग्जामिनर आपको असेस कर रहा है वो मैं ठीक। रिपीट करता हूँ वो उन्होंने 5 चीजें उसकी आपकी असेसमेंट करेंगी उस सारे क्लिनिकल सिनारियो में। वो कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की, जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की क्या वो उससे रेलिवेंट थी नहीं थी, क्या आपने अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, दूसरा कि क्या जो आपने सवाल पूछे या पेशेंट को जो आपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जो भी आपने एक्शन लिया या एडवाइस की क्या इट वाज अकॉर्डिंग टू दैट। थर्ड वाली कि आप हाउ डिड यू कम्युनिकेट कि अगर आपको जरूरत पड़ी है कि किसी कुलीग को बुलाना है कि उससे आपने कोई स्टेप्स बताने हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपने हाउ डिड यू कम्युनिकेट विद दैट। तीसरा चौथा कि आपने मरीज को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी या उसकी कोई काउंसलिंग करनी है, कोई आईयूडी हो गई है या उसके प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है या उसका इवन कोई प्रोसीजर होना है उसके बारे में कि जी कि उसमें आपके साथ क्या क्या किया जाएगा। जैसे अगर आपका कोई प्री ऑप पेशेंट है उसमें वो असेस जरूर करेंगे कि क्या प्री ऑप आपने उसकी हिस्ट्री प्रॉपरली ली, क्या आपने प्री ऑप उसको आइडेंटिफाई किया कि उसका बैंड जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट की वही है, क्या आपने उससे पूछा पेशेंट से कि आपको पता है कि आपकी क्या सर्जरी हो रही है और क्यों हो रही है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया कि जी आपको यहाँ से हम एनेस्थीसिया की वैल्यूएशन होगी है और कोई अरेंजमेंट ऐसी है जैसे ब्लड है या कोई स्पेशल सूचर है या कोई स्पेशल मैश है या वॉट एवर कोई ऐसी चीज़ है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उसकी कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी है तो क्या वो इक्विपमेंट जो है वो रेडी है कि नहीं है। उसके बाद पेशेंट के जाके लेके गए उस प्री ऑप उसको सॉरी एंटीबायोटिक लगी ज़रूरत है कि नहीं है, करने के बाद एनपीओ ज़ाहिर है उसका कंप्लीट है कि नहीं, अगर उसका कोई ब्लड अरेंजमेंट की ज़रूरत है तो वो है कि नहीं है। एंड करने के बाद फिर पेशेंट को आगे जाके अगर उसका कोई प्रोसीजर पूछा जाएगा तो क्या आपने पुलिस के साथ मिलकर उसकी पोजीशन, उसकी ड्रेप, उसकी टाइप ऑफ एनेस्थीसिया वो सारी बातें डिस्कस हुई हैं कि नहीं हुई। और इन द एंड अप्लाइड नॉलेज में कि लेट्स सपोज के उसका इंसिजन कौन सा देंगे आप या उसको किस पोजीशन पे क्या करेंगे या इंटरप्रेटिवली आप अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो फिर आप क्या एक्शन लोगे,
अगर सब कुछ स्मूथ जाता है तो फिर क्या करेंगे, और इसी को साथ लेते हुए पोस्ट ऑपरेटिवली ये क्या, उसको किस तरह पेन रिलीफ रखेंगे, क्या करेंगे, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली क्या काउंसिल करेंगे, एंड लास्ट बिट टू द एंड कि जी जब उसको डिस्चार्ज करेंगे तो फिर हम किस तरह। ये थोड़ी सी चीजें जो मेरा ख्याल था कि हम इस तरह बैठ के एक केस प्रेजेंट करते हैं और उसी में अगर हम ट्विन प्रेगनेंसी को लेके आ जाएंगे तो मे भी उन्होंने ट्विन प्रेगनेंसी का ये सिनारियो आपको दिया होगा, और इसी सिनारियो को अगर मैं लेके आगे चलूँ उसमें क्या होगा कि जी पेशेंट है जो एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ आई है, 14-1 उसकी LMP थी, और अब आई है, अब आपके साथ बैठी हुई है और बताएं इसको हाउ वुड यू काउंसिल या हाउ विल यू डू दैट। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिर जाहिर है अगर ये आपको जितनी आपने रेस्पॉन्स दी है, क्या इससे अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, क्या बात करोगे, किस तरह करोगे, और आगे बात करके छोड़ोगे। तो हम अगर इसी को आगे लेके चलें, इसी क्लिनिकल सिनारियो को जो आपने सारा कुछ मुझे बता दिया, जी ये सर। आपको पता है, अब इसमें आके आपके आगे आ जाता है कि पेशेंट बैठी है वो जैसे वॉमिटिंग ट्विंस आ गई है, अब हाउ विल यू काउंसिल हर, गाइड हर, या उसको आगे कैसे लेके जाओगे। Yes, sir. As sir, she has attempted this pregnancy by IVF, so means कि she is not wrong of dates. ठीक है ना सर, ये तो means exclusion हो गया। Okay, so she is Okay, not sir, ठीक है ना, wrong of dates में, हाँ जी sir. And secondly, कि she is complaining of excessive vomitings 4 to 5 times. I will ask for how many times you do vomitings, and you are tolerant to the liquids or solids, and then which medications you are taking for it. Either it is relieved by them or not. Either any hospitalization needed or not. अच्छा बेटा, अब देखो मैंने आपको क्लिनिकल सिनारियो दिया था अभी अभी मैं यही जी थोड़ा सा सर। आपको रोकता हूँ। ये आपकी कम्युनिकेशन में चला जाता है विद पेशेंट रिलेटिव्स। ये आपको पता चल गया कि पेशेंट है पैरा 2 पैरा 1 और उसकी अपना 17 वीक्स की प्रेगनेंसी और एक्सेसिव वॉमिटिंग के लिए आई। ठीक है। अब आप वहां से उठ के जब पेशेंट के पास आ जाते हो, एज अ रोल प्ले पेशेंट बैठा हुआ है, साथ आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसकी लेने जाते हो, साथ साथ तो नहीं पूछोगे ओए तुम्हें इतनी उल्टी उल्टियां क्यों आ नहीं रही। नहीं सर, पे इंट्रोडक्शन, नहीं माय नहीं सेल्फ मैं इंट्रोडक्शन। देखो ना, ये सारी चीजें फिर आपकी रिफ्लेक्स एक्शन में होनी चाहिए। जी सर। पहला जाहिर है आप जाओगे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओगे, इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर आप उससे पूछोगे जी कि हाउ आर यू, कैसी तबीयत है, आई हर्ड कि यू हैव, अगर आप इसी से स्टार्ट करना चाहते हो कि हैव एक्सेसिव वॉमिटिंग सिंस प्रेगनेंसी, हाउ आर यू फीलिंग, कंफर्टेबल हो, मतलब उससे फिर देन यू बिल्ड इट ऑन। फिर आप आपके हाँ जी कब से वॉमिटिंग हो रही है, कितने वीक से हो रही है, कितनी होती है, आपने इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुके हो, ये आप पूछोगे। उसके बाद ही आगे क्या आपसे सॉलिड भी टॉलरेट नहीं होता, क्या आपसे लिक्विड टॉलरेट नहीं होता, क्या आप हर वक्त होती रहती है कि इट इज ओनली इन द मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, कोई स्पेसिफिक चीज है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, क्या आप मतलब है इस किस्म के। देन यू स्टार्ट विद ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू मूव ऑन। जी सर। ठीक है ना। अब जाते जी साथ सर। किसी मरीज के साथ आप अब आई एम श्योर के हम सॉरी टू से पर हमारी जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हुई है वहाँ पे वॉमिटिंग के लिए कोई पेशेंट आता है, पहला सवाल पूछता है यहाँ पे कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है, प्रोजेक्टाइल है, क्या है, उस वॉमिटिंग में क्या नजर आता है, इट्स ग्रीनिश है कि उसमें जो फ्लूइड आपने लिया होता है या आपने जो क्या कहते हैं सॉलिड्स लिए हैं वो भी सारे बाहर आ जाते हैं, क्या करते हो, आपकी डाइटरी हैबिट क्या है, तो सारा कुछ पूछने के बाद देन यू विल डू दैट। अब ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं ये सिर्फ एक डोमेन में नहीं आती, इन्हीं सवालों के अंदर से मैं असेस कर रहा हूँ आपको कि आपने इंफॉर्मेशन किस तरह गैदर की, आपने पेशेंट की सेफ्टी के बारे में, उसके कंडीशन के बारे में वो किस तरह पूछा है, आपने उसको किस तरह कम्युनिकेट आगे करना है, क्या करना है, और अपनी फिर अप्लाइड नॉलेज इन द एंड आप कैसे यूज करोगे जो आप किसकी एडवाइस पे होगा या जो भी आप करना चाहोगे। डू यू गेट माय पॉइंट? यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट अगेन कि आपने वो क्लिनिकल सिनेरियो देख लिया, अब मरीज के पास आप आ जाते हैं। जी सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुरैतुलैन है। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। जैसे मुझे पता चला है कि आपको जो है वॉमिटिंग्स हो रही हैं और आपका हमल है ट्विन प्रेगनेंसी का, तो आप मुझे कुछ बताना पसंद करेंगे अपने मसले के बारे में? अच्छा जी,
अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपको जो वॉमिटिंग्स होती हैं वो कितने दिन में कितनी बार कर लेती हैं आप? जो खाती हैं उसी से हो जाती हैं या तो फिर जो है मुझे दिन में लेट्स सपोज जी 8 से 10 दफा वॉमिटिंग आ जाती है। अच्छा, आप खाना खाने के बाद होती है स्पेशली, या तो फिर आयरन टेबलेट्स लेने के बाद होती है, या कुछ भी खाएं या पानी भी पिए तो फिर भी होती है? ये बता दें। हर वक्त होती रहती है, हर लेकिन वक्त खाना होती है, खाने के दिल बाद दिल ज्यादा खराब होती है। अच्छा, कोई मेडिसिन ले रही हैं आप इसके लिए? कोई गोली दी है डॉक्टर ने आपको? है। वो दी थी लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। अच्छा, फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपको हॉस्पिटल में लेके जाने की जरूरत पड़ी हो, आपको इतनी ज्यादा वॉमिटिंग्स हुई हो कि आपको जो है हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ गई हो? मेरे घर में एक बच्चा है, वो एडमिट तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन आते हैं वो ड्रिप लगाते हैं, फिर मुझे वापस भिजवा देते हैं दवाई दे अच्छा, ठीक है, टीका लगा ठीक है, ठीक है। अच्छा, और फिर टीका लगाते हैं, उल्टी का भी कोई टीका लगाते हैं? के। मुझे डॉक्टर साहब नहीं पता, पर वो आते हैं, वो लगाते हैं ड्रिप में और टीका लगा के मुझे वापस भेज देते अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप खाती पीती हैं उस दिन, मीन्स कि अच्छा रहता है या तो फिर नहीं? हैं। बस बेहतर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं होता। अच्छा, फिर 1-2 दिनों के बाद फिर से वही सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। गोलियां कुछ नहीं लेती हैं आप? सॉरी, टैबलेट्स कुछ नहीं लेती हैं, टैबलेट्स? उनका फायदा नहीं जी, कभी कभार ले लेती हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ अपना सूट नहीं करती, क्योंकि मुझे दोबारा वॉमिट होती अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके वजन में कमी आ गई हो? है। मोर और लेस थोड़ा सा काम हुआ है। अच्छा, प्रेगनेंसी पे, ओके, ठीक है। और सर वॉमिटिंग का तो यही क्वेश्चंस। और कोई सवाल नहीं है बेटा? सर सर और इसमें नहीं डीडी सर। रूल आउट करेंगे कि उसको वॉमिटिंग हाइपरमेसिस की जो है हाइपरथायराइडिज्म या ट्विन या मोलर प्रेगनेंसी वो वाले क्वेश्चन सारे रूल आउट करेंगे, या हमें अगर ट्विन सिनेरियो में दे दिया है तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, उसको बेटा आपको, मेरा ख्याल है कि देखो इसमें हमने ट्विन का बता के उसको सिर्फ वॉमिटिंग रखा हुआ है, हम्म, हमने बाकी चीज इंफॉर्मेशन नहीं दी। सर तो ज्यादा प्रोजेक्टाइल तो ज्यादा फोकस ऑन वॉमिटिंग एंड वॉमिटिंग से रिलेटेड जितनी आपकी सारी चीजें होगी, जिसमें हाइपरथायराइड और ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ आपको वैल्यूएट में डालना पड़ेगा। रह गया बात मोलर का, मोलर के लिए तो फिर या तो उसको इसमें इंफॉर्मेशन दी होना कि जी 11 वीक्स की प्रेगनेंसी है और लेट्स सपोज 16 वीक्स की फंडल हाइट है या 14 प्लस वीक्स की फंडल हाइट है। अनश्योर डेट्स तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आईवीएफ प्रोग्राम है ट्विन में तो वैसे ही फंडल हाइट ज्यादा होगी बेटा, लेकिन 11 वीक्स में 16 हफ्ते की नहीं हो सकती ट्विंस में। ओके। यस सर, 4 to 5। एक और बात पूछनी है सर, अगर पेशेंट हमें और सिनेरियो दूसरा में एक लिखा हुआ सेकंड, है एक मिनट बेटा, और दूसरा नॉर्मली आईवीएफ के अंदर मोलर के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करके एम्ब्रियो और एग को लेके वो करते हैं। ये भी हमने ज़हन में रखना है। जी सर। और सर एक और सवाल पूछना है सर हम सर, उसको अगर रूल आउट करेंगे यूटीआई गॉल स्टोन्स आप उसकी बेटा सारी हिस्ट्री कुछ तो देखो ना, अगर आपने इतना ही हिस्ट्री लेनी है। अब ये मरीज जो है, शी इज नॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शी इज गॉन इनटू सेकंड ट्राइमेस्टर नाउ। जी She has gone into from first to second trimester. And normally आपका होता क्या है, second trimester में things start getting better. तो उसको भी आपने ज़हन में रखना है। हाँ, और उसमें इसी हिस्ट्री में जो ये ले रही थी, उसमें उनको she need to ask कि जी ये वॉमिटिंग रिसेंट स्टार्ट हुई है, फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट हुई है, और प्री प्रेगनेंसी भी क्या कभी होती थी कि नहीं होती थी, ओके, इवन प्रेगनेंसी के बाद जब पता चला तब से होनी स्टार्ट होगी। तो सर अगर वहाँ भी सिनेरियो में इंफॉर्मेशन लिखी हुई ग्रेड 2 पैरा 1 प्रीवियस 1 और इतने वीक्स पे, सर हमें फिर वो पीछे से रेट्रोग्रेड बायोडाटा पूछने की जरूरत तो नहीं है ना, कि आपकी एलएमपी क्या है और आपकी पहले वाला सिजेरियन कहाँ पे हुआ, इस तरह की बातें सर फिर तो नहीं हमने पूछनी ना बायोडाटा में? देखो ना, उसका रेलेवेंस इसलिए अभी नहीं है क्योंकि अभी आप उसकी मोडल डिलीवरी तो नहीं डिसाइड कर रहे ना जी सर। अभी हमने फोकस उसकी नॉट इवन ट्विन पे भी ज्यादा नहीं है, उसकी वॉमिटिंग की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। हाँ, और सर सॉरी इसमें ये इम्पोर्टेंट बात जरूर है कि उसको ये आप जरूर पूछते हो कि क्या पिछली प्रेगनेंसी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। जी सर। और सर हमने उनकी हिस्ट्री लेनी है
सर इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इस केस में नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप जरूर ये वॉमिटिंग से रिलेटेड जरूर पूछ सकते हो, और कोई और अदर कॉम्प्लिकेशन अगर हो उसको ओवरव्यू करके देख सकते हो कि जो आपको पहले स्वाय वॉमिटिंग के और तो कोई इशू नहीं हुआ, लाइक ब्लीडिंग या कुछ अच्छा। और तीसरा, जी क्योंकि वो तीसरा इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि क्योंकि वो आईवीएफ वाली पेशेंट है, तो आईवीएफ के कुछ स्पेशलाइज्ड दवाइयां होती हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देनी होती हैं, क्योंकि आपने डाउन रेगुलेट किया होता है ओवरीज को, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हम जरूर देते हैं इन ऑल द प्रेगनेंसीज जो आईवीएफ की होती हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर वो फ्रोजन वाला पेशेंट होता है तो पहले 6 हफ्ते के लिए उसको एस्ट्रोजन भी दिया जाता है। ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई डोंट नो कि वो कितना इसमें पूछेंगे नहीं, क्योंकि मुझे भी ख्याल आया जो आईवी वाली पेशेंट होती है उसकी मेडिकेशन के बारे में भी बड़ा स्पेशली यू नीड टू आस्क कि कौन सी दवाई ली है कि नहीं ली। और अगर मैं इस पेशेंट के पास जाता, मैं इनिशियली, क्योंकि शी इज एन आईवीएफ पेशेंट और वो प्रेग्नेंट हुई है, तो पहले सबसे पहले जाके मैं उसको मुबारकबाद देता कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि यू गॉट प्रेग्नेंट फ्रॉम एन आईवीएफ प्रोग्राम, आई होप कि यू आर हैप्पी। और फिर देन वी स्टार्ट विद, और उसको फिर एक्सप्लेन करने में फिर ये भी बात जाती है कि हाँ जी कि नॉर्मली सिंगल-टेन प्रेगनेंसी में ये होता है, लेकिन ट्विंस के साथ आपके जो सारे साइन सिम्टम्स होते हैं वो दे कैन गेट एग्रीवेटेड, लेकिन आई विल अश्योर यू कि विल ट्राई टू कीप यू एज मच कंफर्टेबल, और जो भी कर सकते हो हम वो करेंगे। तीसरा, उसकी दवाइयों के अंदर इन्होंने पूछा कि जी कि आप कोई दवाई लेते थे, मैंने कहा लेते, लेकिन दवाई क्या वॉमिटिंग के लिए थी, कितनी दफ़ा ली जाती थी, और अगर वो रोल प्लेयर होगा तो प्रॉब्ली उसको दवाई का नाम भी पता होगा। तो एट 17 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फिर हमारे पास एंटीएमेटिक्स और देने की, लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मे बी हम यूज कर रहे थे एनबीप या नेविडॉक्सिन टाइप, हम सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ऑनसेट या कुछ और चीज भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ी सी लीवेज और हो जाती है। उसको देखते हुए देन वी सिट डाउन एंड देन वी काइंड ऑफ मूव ऑन, उसके बाद आगे क्या करना है। सर अगर सपोज यही वाली पेशेंट 24 वीक्स पे आती है, बाकी सारी सिनेरियो वही है, हमने वॉमिटिंग की डिटेल पूछ के जो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जैसे डेटिंग स्कैन है और सेकंड ट्राइमेस्टर में एनोमली स्कैन है, जो कि एक हिस्ट्री का टेम्पलेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिस इसी तरह सेकंड ट्राइमेस्टर में ओजीटीटी, तो ये चीजें भी पूछनी चाहिए या सिर्फ हम कुछ ना पूछे भी नहीं फर्स्ट सेकंड तो ट्राइमेस्टर में? बेटा अगर किसी को अगर इसमें उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा होगा तो उस पर सवाल जो आपको क्लिनिकल सिनेरियो पहले 2 मिनट के अंदर होगा, उसमें लिखा होगा कि टेक फोकस हिस्ट्री रिगार्डिंग हर वॉमिटिंग और ये वो। अगर उन्होंने उसकी मैनेजमेंट प्लान पूछनी होगी तो प्रॉब्ली उसी में क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर लिखा होगा कि जी ये पेशेंट है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन ये दी गई है, क्योंकि 2 मिनट में आपको सिर्फ जिस तरह आपका पिछले वाले टॉक्स जिन्होंने दिए हैं उस टॉक सेशन के अंदर हार्डली 2 या 4 लाइनों का क्लिनिकल सिनेरियो होता है, पर इन दिस जो ये 2 मिनट वाला आपका टाइम होगा इसमें क्लिनिकल सिनेरियो विल बी इलैबोरेटेड, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो उनका ख्याल है रेलेवेंट है इससे, और आपको गाइड किया जाएगा कि जी आपने फोकस इसकी हिस्ट्री के लिए बात करनी है और कोई इसके पैरामीटर्स पूछने हैं, कुछ सवाल पूछने हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए करना है, या उसकी कोई सर्जरी होनी है तो उसका कुछ आपने उसको गाइड करना है कि क्या करना है। तो इट विल बी फोकस्ड, रिमेंबर दिस, वो एक फ्लूइड नहीं होगा, क्योंकि डू रिमेंबर दैट 10 मिनट के अंदर आप पॉसिबल नहीं है कि आप उसकी हिस्ट्री भी लो, उसका एग्जामिनेशन भी करो और उसकी आगे मैनेजमेंट भी करो। उस तीनों चीजों करने के लिए पहले आपको आधा घंटा दिया करते थे, तो दैट कांट बी स्क्वीज इनटू दीस 10 मिनट्स प्रोग्राम। इस 10 मिनट के अंदर इसमें से प्रॉबली आई एम नॉट श्योर, अभी मैं काइंड ऑफ नॉट CPHP की ना इसके एग्जाम बनाने में ना उसके, हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, सो वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर किसमें होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है या मेरा वो ख्याल जो है कि आप 10 मिनट के अंदर ये तीनों चीजें कवर नहीं कर सकते। हाँ, अगर फोकस हिस्ट्री है तो आपने फोकस हिस्ट्री के बारे में बोलोगे, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट के लिए कुछ क्लिनिकल सिनेरियो में 2-4 चीजें रह गई हैं तो उसको आप जरूर पूछ सकते हो और वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आ जाएगी, पर इररिलेवेंटली नहीं जाना आप। मेरे हिसाब से तो इसमें ज्यादा रेलिवेंस जो है कि क्या पीछे प्रेगनेंसी के अंदर वो थायराइड या जिस तरह जाहिर है उसकी कोई मेडिकेशन लेती तो नहीं रही, पिछली जो प्रेगनेंसी उसकी हुई उसमें तो ऐसी किस्म की हाइपरेमेसिस की कोई और तो कॉज नहीं निकल आई, क्योंकि नॉर्मली अगर इतना स्वेयर होता है तो नॉर्मली सारी प्रेगनेंसी में चलता है।
और फिर क्या अगर था तो उसमें उसने क्या रेमेडियल मेजर्स लिए थे जिससे वो बेहतर होगी. इट विल काइंड ऑफ हेल्प यू फॉर दिस प्रेगनेंसी. और फिर जाहिर है फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल एंड देन आगे प्रोसीड. डॉक्टर, ये इनका आईवीएफ था और प्रीवियस 11 इयर्स पहले जो है वो प्रेगनेंसी थी, तो इसमें हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते, मतलब उसमें ट्विन? तो अब ये देखो ना, ये बात तो आप इस क्लिनिकल सिनेरियो में नहीं थी. आप अगर इस साइड पे लेके जाना चाहते हो तो मे बी आप उसको इसमें इसी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो फिर ये आप पेशेंट से नहीं डिस्कस करोगे, वहाँ बैठ के आईवीएफ वाला जो हॉस्पिटल का या उसका डायरेक्टर है वो आके उससे जरूर पूछ सकता है कि जी कि आपने सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर क्यों नहीं किया इस पेशेंट में, आपने डबल क्यों किया. और डॉक्टर, उसके मैं क्या अपनी क्या नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, आपसे अपनी नॉलेज के लिए. अच्छा, उसके लिए दो चीजें होती हैं बेटा. नंबर वन, this decision is depending upon the policy of the institute जो है या जो डिपार्टमेंट है. अगर आप बाय लॉ जाके पता करोगे, यूरोप के अंदर normally they don't transfer more than one embryo in most of the circumstances. अगर आप across the Pacific चले जाते हो अमेरिका के अंदर, वहाँ पे उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, जैसे एज जो है 38 है मेरा ख्याल है या 39 है, उससे अबव होगी तो फिर वो 2 ट्रांसफर कर सकते हैं. नंबर 2, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करता है इसकी क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज एंड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज के हिसाब से देख के, क्या ये एम्ब्रियोज ऐसे इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि ये फ्रीज हो सकते हो, तो फिर नॉर्मली दे डोंट ट्रांसफर मोर देन 1. अगर वो ऐसे हैं कि वो फ्रीज नहीं हो सकते या उनकी क्वालिटी, क्योंकि जब आप कभी भी एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं उसकी भी सर्टेन क्वालिटी होती है, तो वो फ्रीज हो सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको रिवाइव या थॉ कर किया जाता है तो फिर भी दे सर्टेन परसेंटेज जिसमें वो एम्ब्रियोज दे डोंट रिवाइव. सो फ्रीजिंग का भी एक क्राइटेरिया है, थॉइंग का भी एक क्राइटेरिया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द एम्ब्रियोलॉजिस्ट डिसाइड अबाउट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, द मॉर्फोलॉजी ऑफ एम्ब्रियोज, कि हमने इनको 1 ट्रांसफर करना है कि 2 ट्रांसफर करना है. 3 वालों का क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया. एंड Thank you, sir, for solving my query. last bit, it is also before you transfer the embryos, it has to be a joint decision between the embryologist or the IVF center and the patient. इनको explain किया जाता है. हमारे पास एक recent तो नहीं, जब हमारा IVF बहुत early start हुआ था, एक पेशेंट है, उसने कहा जी मेरे कितने एम्ब्रियोज बने. उन्होंने कहा जी आपके एम्ब्रियोज 7 बने. उस जमाने में जो अर्ली पार्ट में हमारे पास ये फ्रीज करने की कैपेसिटी नहीं होती थी, ये तो अभी रिसेंटली तो पिछले 4-8 साल हुए तब से आई है. तो उसने कहा जी आप बाकी एम्ब्रियोज को क्या करेंगे, उन्होंने कितने ट्रांसफर करेंगे. उस जमाने में हम कल 3 किया करते थे. उन्होंने कहा जी हम 3 करेंगे. उन्होंने कहा जी बाकी मेरे 4 एम्ब्रियोज. उन्होंने कहा जी 4 एम्ब्रियोज जो आपके हैं वो उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, या उनको अगर आप इजाज़त देंगी तो टीचिंग पर्पसेस के लिए वी कैन यूटिलाइज, अदरवाइज उसको हम वैसे ट्रांसफर किसी में नहीं करेंगे. उसने कहा जी ये तो चारों मेरे बच्चे हैं, मैं तो उनको डिस्कार्ड नहीं होने दूंगा, मेरे साथों के साथों आप एम्ब्रियोज ट्रांसफर करें. ठीक है जी, हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस ये वो, उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मेरा बच्चा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा. व्हाट विल यू डू? फिर वो अकॉर्डिंग टू स्पेशल नीड्स, स्पेशल कंसेंट वो करके आप आ गए. लकीली एट दिस स्टेज वेयर वी आर नाउ, वी कैन काउंसिल द पेशेंट कि हाँ जी हम आपका 1 बाय 1 करेंगे. करने के बाद जो बाकी एम्ब्रियोज हैं वो काइंड ऑफ वी कैन फ्रीज देम फॉर लाइफ लॉन्ग, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. और वो यूटिलिटी अगर आपकी प्रेगनेंसी अल्लाह करे हो जाती है तो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. खुदा ना खास्ता अगर वो आपकी प्रेगनेंसी नहीं आपकी प्रेगनेंसी होती तो फिर आपकी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम ये फ्रोजन वाले यूज़ करेंगे. और फ्रोजन वाले जब हम यूज़ करेंगे उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एन IVF प्रोग्राम वो भी, क्योंकि आपको मेडिसिन नहीं उतनी लगती, ज़्यादा नहीं लगती, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, तो फिर वो और आइडली कम हो जाएगी. तो वो एक अलग क्लिनिकल सिनेरियो आ जाए. आई होप यू कुड, मतलब एक तो आपको समझ आ गई. अब ये बात इसमें नहीं बहस कर सकते, क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो था, दिस वाज नॉट अ सिनेरियो कि जहाँ पे आपने IVF सेंटर के डायरेक्टर से जब लाके पूछा. ये वैसे बन सकता है कि जी आपने इसके 2 किसी पेशेंट को हम लेट्स सपोज हम ट्रिपलेट कर देते हैं या क्वाड्रुपल कर देते हैं, कि आपने इनके 4 एम्ब्रियोज क्यों ट्रांसफर किए और क्या करके हुए. हो सकता है उन्होंने 3 किए हों, एक में
अपना उसकी डिवीजन की वजह से वो 4 हो गया हूँ। अब आगे उसको क्वाड्रुपल प्रेगनेंसी आ गई है। पहले आपने डायरेक्टर से मिला है, फिर उसके मे बी अगले स्टेशन के अंदर वो पेशेंट बैठी है, अब वो डिसाइड कर रही है कि जी आप बताएं मैं क्या कर रही हूँ। वो एक्सेसिव वॉमिटिंग इसी तरह आपके पास आ गई है। अब बताओगे उसमें क्या करने, क्या क्या ऑप्शंस आ जाती हैं? यही पेशेंट है विद जी क्वाड्रुपल सर। प्रेगनेंसी, 17 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 10 वीक्स पे विद एक्सेसिव वॉमिटिंग आ जाती है। हाउ विल वी प्रोसीड इन दैट केस? सर इनको जो है क्वाड्रुपल के साथ है, ठीक है सर। और सर हम लोग इनको जो है करेंगे as she is IVF pregnancy and quadruple we know about it, so other diagnosis of exclusion हम लोग छोड़ देंगे। और सर हम इनको करवाएंगे CBC, UCs, LFTs and urine analysis करवाएंगे to see the status of the her dehydration। ठीक है। yes or no? ठीक है सर। हाइड्रेशन के लिए क्या कराते हैं वो आप? सर हाइड्रेशन के लिए सर इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक जो है इसकी सनकन आईज, डिहाइड्रेटेड माउथ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और सर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स और जो है इन्वेस्टिगेशन में आएगी ना, एग्जामिनेशन में नहीं आ सकते। यस सर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, जी सर सॉरी मैं जहन से निकल गया। और जो है सर और रिसेंट क्या इम्पोर्टेंट है? सर यूरिन कंप्लीट में हम कीटोन्स देखेंगे, वो भी Yes, हाँ सर वो बिल्कुल। देख लिया, यूरिन एनालिसिस फॉर कीटोन्स स्पेशली। ठीक है, शाबाश। और सर देन आई विल now counsel the couple together regarding its high risk pregnancy and admission इनकी जो है सर हम advice पेशेंट की जो करेंगे। है वो आवाज फिर बंद होगी। हेलो जी सर। जी हेलो जी सर। सर आफ्टर सर इसकी सीरम इन्वेस्टिगेशन, सर इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन टू सी हर हाइड्रेशन स्टेटस, और सर देन एडवाइस एडमिशन। फिर सर एडमिशन एडवाइस के बाद सर हम इनको देंगे 3 to 4 liters ऑफ नॉर्मल सलाइन पर डे along with potassium infusion in it, और एंटीमेटिक्स हम इनका स्टार्ट कर देंगे इन्फ्यूजन में, एंड शी विल बी there up till she is able to tolerate liquids and liquid and solids। सर इसमें पेशेंट की यूरिन आउटपुट पे मेजर करेंगे। यूरिन एनालिसिस डेली टू सी हर कीटोन्स लेवल। सर इसमें यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की यूरिन आउटपुट जो है वो हमने मॉनिटर करनी है, और इसमें हमने 5% ग्लूकोज नहीं देना क्योंकि उससे वर्निक्स एनकेफेलोपैथी हो जाएगी हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में। और सर पेशेंट की सारी हमने हेलो लेट्स सपोज इसकी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है। हाँ, ये इस आपने पैरामीटर्स किए हैं एंड द पेशेंट इज नॉट। अच्छा सर आफ्टर फर्स्ट लाइन ऑफ इसकी जो एंटीमेटिक्स के बाद वी विल स्टार्ट हर ऑडेनसेंटेरोन व्हिच इज वेरी इफेक्टिव, सेकंड लाइन में आ जाती है। अच्छा ठीक, अगर लेट्स सपोज उससे भी नहीं ठीक हो रही। ओहो लास्ट में स्टेरॉइड देंगे। सर ऑडेनसेंटेरोन ये भी तो ये स्टेरॉइड्स ही हैं। अच्छा और सर टर्मिनेशन का कंसेंट लेंगे प्रेगनेंसी। सर ये सर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, उससे भी रुक जाती है। तो यू विल टर्मिनेट द होल प्रेगनेंसी? नो सर मल्टीफीटल रिडक्शन के लिए हम काउंसिल कर सकते हैं, क्वाड्रुपल से हम ट्विन कर सकते हैं। अच्छा अगर आप बी कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, सीरम TSH LFTs वो सारा कुछ हो गया, उससे नहीं ठीक हो रही, मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेट्स सपोज हमने इसकी अगर टर्मिनेशन करनी है, उससे पहले और क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आप सब मिस कर गए? अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे। पोजीशन रिव्यू ले लेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करेंगे। किसको इन्वॉल्व करना चाहते हो बताओ? साइकियाट्रिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट। Do you think psychiatrist? नो सर साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा इसमें? नो वो आके तो हमारा इलाज कर सकता है, उस पेशेंट का तो नहीं। नो सर। एंड रेडियोलॉजिस्ट का भी सर सच रोल नहीं सर, व्हाट विल ही डू? सर रेडियोलॉजिस्ट सर रिपीट कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है बेटा? इम्पोर्टेंटली इसमें जब आप पहला अल्ट्रासाउंड किसी भी ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी, उधर भी हम आ जाते, जब भी आपने मल्टीपल प्रेगनेंसीज का स्कैन करना है, उसकी इम्यूनोसिटी, क्यूरियोसिटी को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है।
उसकी जी, रीजन sir. ये है कि जब आप वो आइडेंटिफाई करोगे और आपने बाद में लेट्स सपोज उसकी टर्मिनेशन करनी है, सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन करनी है, वो फिर आप नॉर्मली मोनो में नहीं कर सकते। जो मोनो वाला ट्विन है या तो दोनों को करोगे या नहीं करोगे, जिनका सैक एक होता है। उसमें जी, sir. आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि अगर 4 मैंने कहा था क्वाड्रुपल्स हैं, तो क्वाड्रुपल क्या ईच वाला जो है वो अलग-अलग है? ईच चीज़ की क्रोनिसिटी अलग-अलग है। उनके प्लेसेंटास जो है या जो भी नज़र आ रहे हैं पोल वो अलग-अलग हैं। उसकी मैनेजमेंट वुड बी काइंड ऑफ डिफरेंट। और एक ऐसा पेशेंट जो क्वाड्रुपल पेशेंट भी सी उसकी वॉमिटिंग सेटल नहीं हो रही, ऑफ कोर्स देन उसकी सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन, चाहे उसमें हम फिर 1 करेंगे इसको ट्रिपलेट करने के लिए, या उसको 2 करके हम उसको ट्विन्स में कन्वर्ट करके देन वी कैन सी। बट बिफोर वी गो ऑन टू फीटल रिडक्शन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट को बैठ के उसकी इंफॉर्मेशन देना कि चांसेस ये हैं कि इसकी वजह से मे बी आपकी ये, एक तो नंबर 1 अगर ये क्वाड्रुपल प्रेगनेंसी है उसका आउटकम कैसे होता है वो उसको एक्सप्लेन करना। नंबर 2 अगर वो ट्विन्स आगे हम कन्वर्ट कर देते हैं उसका आउटकम और उस दोनों के आउटकम में कितना डिफरेंस है, वो परसेंटेज वाइज कीजिए कि उसकी जो डिलीवरी है 50% जो है वो लेट्स सपोज 36 वीक्स पे हो जाती है ट्विन्स की, और क्वाड्रुपल प्रेगनेंसी जो है अबाउट 50% से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो 28-26 वीक्स पे डिलीवर हो जाते हैं। एंड हमारी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल ऑफ 26 वीक का बेबी एंड रादर देन 36 वीक का बेबी का कितना डिफरेंस है। दूसरा वो पूछेगी पेशेंट नॉर्मली इस तरह पूछते हैं कि इनमें से आप कौन सा बेबी जो है टर्मिनेट करेंगे, आप मेरे 2 बच्चे मार देंगे, 2 बच्चे मेरे जिंदा रखेंगे फॉर द सेक ऑफ द अदर। तो दीज आर वेरी काइंड ऑफ एथिकल सीरियस किस्म के क्वेश्चन जिसको आपने बड़े प्यार से बैठ के टैकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर हम जवाब नॉर्मली देते हैं कि जिसमें आइडेंटिफाई ये जरूर करते हैं कि मोनो वाले कौन से हैं, डाई वाले कौन से हैं, प्रेफर टू हैव द डाई वालों की जो भी करनी है। नंबर 2 ऑफ कोर्स इस टर्मिनेशन करते हुए कई बार आईवीएफ प्रेगनेंसी है और हो सकता है कि चारों की चारों मिसकैरेज हो जाए, ये इसका एक एस्पेक्ट है। तीसरा आई डोंट नो आपके कितने कोर्स में है कि नहीं है, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर वो पूछें तो गलत नहीं पूछते कि जी अगर आपने टर्मिनेशन करनी है तो उसके स्टेप्स बताओ, कौन सी मेडिसिन डालोगे, क्या केसीएल डालोगे, क्या चीज डालोगे, कितना डालोगे, ये सर सर अगर टर्मिनेशन के लिए डालोगे, सॉरी अल्ट्रासाउंड गाड़ी डालोगे, वजाइनल रूट से डालोगे, एब्डोमिनल रूट से डालोगे, वो सारी बातें करनी। और ये मैक्सिमम जो है आप कितने वीक्स तक इजीली कर दो, जितना बेबी बड़ा है उतना उसकी टर्मिनेशन मुश्किल हो जाती है, और जितने लेट आप टर्मिनेशन ये करते हो, फीटल रिडक्शन करते हो, उसकी कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज करती जाती है। तो where would we like to do it, at 10 weeks, 11 weeks, beyond 12 weeks, 20 weeks पे करनी है कि नहीं करनी है, वही these are all the questions जो clinical scenario आपका आ सकता है for this case। ठीक सर। सर आइडियली 12 वीक्स तक करते हैं ना? आइडियली 12 वीक्स देते हैं, लेकिन जो इसका बेटर सक्सेस रेट है जो मैंने अभी तक देखा है वो 10 वीक पहले कर लिया जाए तो दैट गेट्स बेटर। और वी डोंट डू इट इन क्वाड्रुपल्स या मल्टीपल प्रेगनेंसीज में जब तक उसके फीटल हार्ट नहीं आ जाते, उससे पहले करने का फायदा नहीं। सर अगर ये क्वेश्चन है कि सर आपने 10 वीक्स बोला है? आइडियली 10 वीक्स और मैक्सिमम 12 वीक्स तक होता है। सर एक क्वेश्चन है कि ना जो हाइपरमेसिस का पेशेंट आता है उसमें जो वर्निक एनकेफेलोपैथी है उसके लिए थायमिन लिखा हुआ है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर वर्निक एनकेफेलोपैथी में तो नहीं होते, तो उनको प्रोफाइलेक्टिकली हमें आईवी थायमिन स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, या हम ना दें उनको? बेटा लकीली अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि हमें जरूरत पड़ी हो या एनकेफेलोपैथी में हो, वहां तक तो नंबर 1 पहुंचनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आ भी रही है तो फिर दैट इज द टाइम कि जहाँ पे आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वालों की इन्वॉल्वमेंट और उन फिजिशियन की इन्वॉल्वमेंट इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड कि हमने आगे कहाँ लेके जाना है। मीन कि सर प्रोफाइलेक्टिकली देने की जरूरत सर, नहीं है ना? नहीं सर, बेटा नहीं सर लेकिन इसमें तो B6 देते हैं, B1 की डेफिशिएंसी होती है लेकिन देते हैं हम पेरिडॉक्सिन है, B6 देते हैं, इट्स रिटन इन द गाइडलाइन। क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि B6 की डेफिशिएंसी की वजह से कि वॉमिटिंग जो है वो ज्यादा होती जाती है। सर B6 का तो उन्होंने लिखा हुआ है कि B6 सिर्फ नोजिया को ट्रीट करता है, वो वॉमिटिंग को तो ट्रीट ही नहीं करता। और B1 के लिए जो तो है ना, नहीं देते हैं, B1 जो है ना वो आईवी फॉर्म में भी आता है, मेडिसिन वाले देते हैं वो लोग।
ये मैंने पूछा था मेडिसिन। मैंने हाँ नहीं वो देते हमारी हैं, गाइडलाइन में नहीं है। We don't हमने do नहीं कभी दी, मैंने नहीं कभी दी। अगर दी भी है तो मेरे फिजिशियन ने बुला के उसकी डोज बुला के दी है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मैंने दी नहीं। अच्छा सर एक और बात, जी जी सर, ये तो थायराइड फंक्शन टेस्ट है, ये करवानी चाहिए हाइपरएमेसिस में? यस 110% कराना चाहिए। ओके सर, यस ठीक है चाहे सर अगर ये patient- सिंगल प्रेगनेंसी, अगर ये सिंगलटन प्रेगनेंसी होती है और इस तरह हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम अगर हो रहा है तो सर उसमें तो फिर टर्मिनेशन वाला सीन नहीं आएगा। नहीं देखो, अगर इफ द सिनेरियो इज getting worse and patient condition is not improving, so there is a possibility, चाहे वो मे बी 1000 में एक पेशेंट ऐसी प्रेगनेंसी हो जिसमें आपको टर्मिनेट करना पड़ा हो, वो फिर आपको करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ द मदर। कि कोई और किसी और चीज के साथ करते हुए फिजिशियन ने बुला लिया, सब कुछ कर दिया, वॉमिटिंग नहीं सेटल हो रही, पेशेंट इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड, उसको अपनी मेडिकल इश्यूज होते जा रहे हैं, उसका लेट्स सपोज बाकी सारे पैरामीटर्स और जो उसकी बायोकेमिस्ट्री है वो चेंज होती जा रही है, फॉर द सेक ऑफ द मदर आप उसको एडवाइस जरूर कर सकते हो कि फॉर दिस वील डू दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी जो पेशेंट्स होती हैं, जो मैंने देखा है, अनफॉर्चुनेटली उस नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर भी यही सारा क्लिनिकल सिनेरियो होता है। फिर उन पेशेंट्स के लिए क्या चीज एडवाइजेबल की जाती है? सर इस पेशेंट में थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देंगे पेशेंट को? जो जरूरत है तो आप जरूर दो, क्योंकि सर इनको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रख देंगे सर? नहीं सॉरी सर इनको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रख देंगे कि भाई है ना, बस आप रोजाना ड्रिप्स ही लगाते रहें, क्योंकि सर जैसे आईवीएफ प्रेगनेंसी, प्रीशियस प्रेगनेंसी आफ्टर फॉर एग्जांपल इन अ सेंस कि 10 इयर्स के बाद हुई है, तो फिर तो सर हम टीपीएन पे रख सकते हैं ना फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो नहीं बेटा नहीं, टीपीएन में आपकी क्या क्या चीज होती है? टीपीएन आपकी कैलोरीज इनटेक नहीं पूरी कर सकती। टीपीएन इज, यू कैनॉट हैव अ टीपीएन डन फॉर months and okay sir, this is the question actually. Okay sir, TPN is only maximum is normally आप जाके किसी फिजिशियन से जरूर कंफर्म कर लेना, लेकिन मैंने देखा है वो 4-5 दिन या हफ्ते का हो उससे है, क्योंकि टीपीएन में आपकी कैलोरिक इन्वॉल्वमेंट पूरी नहीं होती। और ऐसे पेशेंट्स जिसकी टीपीएन तक बात आ जाती है, फिर आजकल उसका वो पैक कर देते हैं, नॉट इन प्रेगनेंसी, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि जो पेशेंट बिल्कुल ही इंटेक करता, फिर उसमें जो खा बिल्कुल नहीं सकता, उसको आपने टोटल टीपीएन में डालना है, उसको आप टीपीएन की बजाय कुछ अर्से के बाद उसको वो स्विच ओवर कर देते हैं टू पैक, और पैक के थ्रू देन दे स्टार्ट फीडिंग। दिस इज नॉट फॉर हाइपरएमेसिस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर हाइपरएमेसिस। ये वो टर्मिनल इल पेशेंट्स के लिए होती है जो एट दैट एंड कैंसर के हैं, ओल्ड एज के हैं, जो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं या नहीं खाते, उनको फिर आप टीपीएन लंबी तौर पे नहीं रख सकते, उनके लिए पैक करके उसके थ्रू न्यूट्रिशन देते हो आप। पर इनका क्लिनिकल सिनेरियो फर्क है। पर अगर इतना सिवियरिटी है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, जैसे इसमें पेशेंट सेफ्टी वाला कंपोनेंट भी मैंने आपको बताया वो है उसमें आप उसकी टर्मिनेशन जो करोगे। और आप मेरी पता नहीं बात भी यकीन करो या ना करो, हमने आईवीएफ के पेशेंट्स टर्मिनेट किए हैं प्रेगनेंसी, मेरा ख्याल है 2 मुझे अभी तक याद हैं, हमने टर्मिनेट किए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, क्योंकि उनको साथ आईवीएफ के अर्ली प्रेगनेंसी में साथ हाइपर स्टिमुलेशन होगी स्वेयर किस्म की, एंड इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग, एंड वी हैड टू टेल द पेशेंट कि वी नो यू आर प्रेग्नेंट, और पेशेंट हमसे इंसिस्ट करे कि जी कि मैं तो जो मर्जी हो जाए, मैं मर जाऊं, मेरी आप टर्मिनेशन नहीं करेंगे। तो वी हैड टू काइंड ऑफ कन्विंस हर, नॉट एट वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स जाके उसको बैठ के समझा के, then we within 48 hours then we decided कि ठीक है हम कर देंगे। लकीली इन दोनों पेशेंट्स के जो एम्ब्रियोज थे हमारे पास फ्रोजन पड़े हुए थे, तो हमारी कन्विंसिंग थोड़ी सी ये थी कि चलो इसमें हो गया है, अगली दफ़ा क्योंकि हमने आपको स्टिमुलेट नहीं करना, हमने ये नहीं करना, इसकी वजह से आपको OHS के चांसेस नहीं होंगे, तो अगर हम ये कर लेते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद हम आपको अगले वाले फ्रोजन आपके ट्रांसफर कर देंगे। जिस दफ़ा ही आपकी प्रेगनेंसी हुई, अल्लाह मियां अगली दफ़ा प्रेगनेंसी कर देगा तो वी शुड बी ऑलराइट। पर ऐसी बातें नॉर्मली इन प्रैक्टिकल व्यू एक दफ़ा बैठ के नहीं डिसीजन होता, तो यू गिव द पेशेंट टाइम कि जी आप भी जाओ, ज़रा किसी और से बात करनी है, किसी की ओपिनियन लेनी है, देन यू कैन ऑलवेज। ऐसे मरीज जो नॉर्मली हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं कि आपने किसी और से बुला के करना है, तो हम एक जॉइंट बुला के सबको बुला के कि जी के हम मैक्सिमम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फॉर योर सेक एंड फॉर द बेबी सेक
इट इज बेटर कि हम टर्मिनेट कर दें, तो देन टर्मिनेशन इज एन ऑप्शन। सर आप लोगों ने तो नहीं, सॉरी गाइडलाइन में सॉरी लिखा है जी thiamine supplementation either oral or IV should be given to all women admitted with prolonged vomiting, especially before parenteral nutrition. अगर वो है तो प्रॉब्ली यूज करनी है, किस तरह यूज करनी है, फिर आप उसकी डोजेज और उस सारी चीजें पे आ जाओ। मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने नहीं की, क्योंकि हम अपने गैस्ट्रो वालों को थोड़ा जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड अपॉन कि वहाँ पे आपका क्लिनिकल सिनेरियो नहीं है। अगर है तो आप जरूर भी थायमीन इसमें ऐड कर दो। Okay, thank you sir, jazakallah. सर एक और बात कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी आती है और हम डेटिंग स्कैन उनसे मांगते हैं, तो डेटिंग स्कैन में हमने साथ उनसे कंबाइंड टेस्ट और नकल ट्रांसलूसेंसी मांगनी होती है, क्योंकि अनोमलीज का रिस्क तो है। नहीं देखो, उसमें डिपेंड करता है कि वो किस डेटिंग स्कैन जो एंटी जो आप मांगते हो, नॉर्मली व्हेन इज दिस डन? 11 to 13 plus 6. 11 से 13 प्लस 6 पे। अगर जो उस टाइम पे पीरियड में हुआ है, क्योंकि जब वो डेटिंग स्कैन बताएंगे आपको तो कहेंगे जी आप पूछो कि जी कितने वीक्स पे हुआ, कौन सी डेट को हुआ है, तो फिर उसमें अगर उसकी वो जो भी इसमें आता है तो उसमें आप साथ जरूर पूछ सकते हो साथ एनॉमलीज का, क्योंकि इंसिडेंट इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। सर कंबाइंड टेस्ट भी पूछें स्पेसिफिक करके? कंबाइंड टेस्ट ऑफ इसमें क्या आप बात कर रहे हो, इसकी ब्लड टेस्ट की? जी सर। पापा की? जी जी। वो अगर हुआ है तो जरूर पूछोगे कि अगर इट इज डन जरूर पूछो। वो पूछेंगे कि आप क्यों वो पूछेंगे जी ये क्यों कराना चाहते हो आप उसमें एनॉमलीज का इंसिडेंस डाल दोगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा एनॉमलीज का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा होता है। सर बायोकेमिकल टेस्ट जो है ना वो रिलायबल नहीं होते ट्विन में, बायोकेमिकल ये टेस्ट ट्विन में उनको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल बेटा, उसमें इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर एक्चुअली हम ना आम रूटीन में नहीं कराते, कहीं भी हम तो नहीं कराते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं कि मांगना चाहिए कि नहीं। बेटा मैंने अभी रिसेंटली एक वेबिनार इसका अटेंड किया था, ये एनॉमलीज वाले का। उसमें उन्होंने कहा है कि जी एनी पेशेंट हु इज अबव 35 सबकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विंस की मैं बात नहीं कर रहा, जो इन्होंने वहां पे बैठ के उस वेबिनार की मैं बात कर रहा हूँ कि जी 35 के ऊपर जितना भी हो उसकी सारी एनॉमली की स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए, चाहे वो आपके ब्लड टेस्ट के साथ ये हार्मनी का टेस्ट हो या नॉन इन्वेसिव निफ टेस्ट हो, या आपने जो भी स्कैन का इसका करना है कि वो आप सबकी करें। मैं तो उन्हें पूछा था, मैंने कहा जी कि हमारे तो जो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर, तो हाउ कैन यू डू दैट? मैंने कहा जी होना सबका चाहिए, वो चॉइस आपकी है कि आप उसकी सिलेक्शन कैसे करते हो कि किसकी करनी है कि नहीं करनी। सो अबव 35 बेस्ट क्या है सर? बेस्ट टेस्ट कौन सा है? बेस्ट टेस्ट कौन सा है बेटा? बेस्ट तो मतलब अगर आप स्क्रीन करना चाहोगे तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो कंफर्मेटरी टेस्ट या 100% रिलायबल हो जाता है वो तो फिर आपका आगे CVS और एमनियो आ जाता है। सर वो तो डायग्नोस्टिक सर वो तो डायग्नोस्टिक है ना, तो फिर ये स्क्रीनिंग टेस्ट में तो कंबाइंड टेस्ट होगा ना। मेरा ख्याल है कि आपके उसको यू नीड टू कैटेगराइज इनटू हाई रिस्क और लो रिस्क के हिसाब से, फिर आप उसको आगे उसके कर सकते हो कि किस में कौन सा वाले टेस्ट है। अब देखो सबको आप कहो कि जी अपना जाके हार्मनी टेस्ट कराओ, जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑफ कोर्स उनका कराओ आप। सर जैसे ये सर जैसे ये 11 प्लस 13 प्लस 6 वीक्स पे हम लोग नकल ट्रांसलूसेंसी कराते हैं, अब है ना सर, वो तो हम करा सकते हैं ना पेशेंट का, मतलब स्क्रीनिंग अगर आप कह रहे हैं तो जैसे आप अगर आपको एक्सपर्टीज है आप जरूर कराओ। मैं तो अपने हर चीज का कराता हूँ, ये वाला एंटी तो हर किसी का मैं कराता हूँ अगर मेरे पास वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है पेशेंट। सर वो आप नकल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं या फिर आप नकल थिकनेस देखते हैं, ये भी मुझे क्लियर कर दें। बेटा मैं तो उसको टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मैं खुद करता नहीं हूँ, मैं तो उनको एंटी लिख के भिजवा देता हूँ, मुझे उसी की वो पैरामीटर्स लिख के आगे उसके साथ नॉर्मल रेंज के साथ लिख के करा के भिजवा देता हूँ। मेरा मुझे ये किसी रेडियोलॉजिस्ट से आपको पूछना पड़ेगा। ये सर आप कंसीडरेबल कितना लेते हैं आप, मतलब कितने पे आप अलर्ट हो जाते हैं कि मुझे डिसीजन लेना है? इफ इट इज मोर देन 1 पॉइंट सर वो नकल थिकनेस नकल ट्रांसलूसेंसी नहीं है, मुझे इसमें याद नहीं, क्योंकि मैं तो उसी की आगे उन्होंने क्योंकि उसकी नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल रेंज लिखी होती है, मैं तो उसी को रिव्यू करके देता हूँ।
लेकिन मैं आज जाके पूछ जरूर लूंगा अपने रेडियोलॉजिस्ट सर ये जरा मुझे प्लीज कंफर्म कर दे, क्योंकि नकल थिकनेस इज अनदर थिंग और नकल ट्रांसलूसेंसी इज अनदर थिंग। तो 11.11 से 13+6 पे हम नकल, जहां तक मुझे वो है, लेकिन मुझे कंफर्म करना है ना, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। मैं बेटा अगली कि दफा अपने आप ठीक है सर, रेडियोलॉजिस्ट आप भी थैंक पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ। आई विल गो एंड ठीक है आस्क। सर आप प्लीज बता दीजिए क्लास में। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, सर, सर अगर इस पेशेंट की, अगर वहाँ हमें कहते हैं कि मैनेजमेंट बताएं, तो सर हमने उसकी जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की तो मैनेजमेंट बताई है, लेकिन सर हम इसने ट्विन प्रेगनेंसी की आगे की मैनेजमेंट भी बताएंगे कि उसकी हम पूरी एंटीनेटल केयर किस तरह करेंगे, 16 वीक्स ऑनवर्ड हम उसके डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन्स करेंगे, मतलब जिस तरह हम अपनी लॉन्ग केस में सुनाते थे अपनी मैनेजमेंट। बेटा जब तक आपके पास टाइम है आप उसको, पहले उसका इम्पैक्ट हमारा ये है, अगर मुझसे करोगे फोकस करोगे इस चीज में कि जी हमने उसकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करके उसकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना। जी सर। वो मैनेज करने के बाद आगे के पास टाइम है और चल रहे हो तो फिर उसको आप आगे लेके चले हो। लेकिन नॉर्मली अगर ये होगा, ये इसी के आपको फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही होगा, वो आपको जाके मेरा नहीं ख्याल कि डिलीवरी तक वहां तक लेके जाए। एक्सक्यूज मी सर, कुछ एग्जामिनर यही कहते हैं कि अगर आपने उस नोजिया एंड वोमिटिंग को बता भी दिया है तो आपको पूरा प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिलीवर करवा के घर भेजना है पेशेंट को, देन यू विल बी पास, अदरवाइज बोलना। दिस वाज डन। नहीं बेटा ये तब था जब आपका लॉन्ग केस होता था। You would have half an hour to discuss those all these things. जी सर, बेटा ये मुश्किल है थोड़ा सा कि सब कुछ करके हम घर भेजे पेशेंट को, ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा अगर I इस don't तरह think so. से। अब ये 10 मिनट के अंदर they don't expect you कि आप कंप्लीट उसको करके डिलीवरी करा के पोस्ट ऑप उसको करके कॉन्ट्रासेप्शन देके एंड में पहुंचाओ। सर ये तो पोर्शन होंगे सर, क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे ना ये तो। हाँ। अब वो 12 सर मैं एक बात और पूछना चाहती थी, इस 12 मिनट में हमारा वाइवा भी है, वाइवा के क्वेश्चन भी शामिल है? इसमें आपके वाइवा के क्वेश्चन भी शामिल सर ये एक स्टेशन 12 मिनट का जो है वाइवा भी शामिल है? इसमें बेटा 2 मिनट आपका उस पे है जो भी सिनारियो दिया गया वो पढ़ने के लिए, और 10 मिनट्स की मेरा ख्याल है डिस्कशन। ओके सर डेट कंफर्म हो गई है एग्जाम की कोई? बेटा अभी तक ईमेल तो कोई नहीं है मुझे। अभी टेंटेटिव लगी हुई है ना, वही होगी। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन वो तो आई एम श्योर कि मुझसे आपको पहले पता चल जाएगा कब हो। सर पेशेंट सेफ्टी वाला जो एलिमेंट है ना वो बहुत मुश्किल लग रहा है और वो उसकी समझ नहीं आती। पेशेंट सेफ्टी वाला जो ना पता नहीं, जब वो कोई ऐसे पूछता है तो एकदम बंदा परेशान ही हो जाती हूँ सर मैं तो। क्या मतलब वो क्या पूछना चाह रहे हैं पेशेंट सेफ्टी में? बेटा वो चीज पूछना चाह रहे हैं जो पिछले 4 साल से अपनी ट्रेनिंग में आप पेशेंट के लिए करते रहे। ब्लड अरेंज होगा उसकी, मतलब जो भी मतलब है कि अगर लेट्स सपोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट करेगा उसके सेफ्टी के लिए, उसके लिए जो उसकी प्री ऑप की सारी रिक्विजिट्स हैं वो सारी पूरी होंगी। अगर हमने लेट्स सपोज इवन कैंसर के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे फ्रोजन सेक्शन की बात आप करोगे। जो चीज़ें आप पेशेंट सेफ्टी के लिए करना चाहते हो, आईवी लाइन उसकी कहाँ पे ली जाएगी, कितनी ली जाएंगी, जो मोलर हैं या आपका इंक्रीटा पर क्रीटा है उसमें कितने बोर की आईवी लाइंस ली जाती हैं, किस किस जगह ली जाती हैं, ये सारी जो आप 4 साल में अपने करते रहे हो डिपार्टमेंट। सपोज एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, इसके क्या थोड़े से सेफ्टी पॉइंट्स पेशेंट सेफ्टी का अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करें काइंडली एक टॉपिक के। इसमें हम क्या इट ऑल डिपेंड अपॉन, आपको पता है कि ये इमरजेंसी है, उसमें आप ये नहीं करोगे कि जी कि उसका एनपीओ पूरा नहीं हुआ तो उसकी सर्जरी नहीं हो सकती। ये वो केस है जिसमें जब पेशेंट के इवन नॉट एनपीओ भी ना भी हो तो उसको फिर वो रैपिड इंडक्शन के थ्रू जो है वो करते हैं। उससे पहले वो जो आप देते हो उसको एंटी हेमेटिक देते हो या स्टीरॉइड्स दे सकते हैं टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ वॉमिटिंग। वहाँ से स्टार्ट लेते हुए आपकी अपनी अवेलेबिलिटी के जी के और आपकी अपनी क्लिनिकल स्किल्स कि जी आपने लेप्रोटमी करनी है, लेप्रोस्कोपिकली करनी है, क्योंकि टॉपिक तो बड़ा सिंपल सी बात है, जब तक वो ब्लीडिंग पॉइंट नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो पेशेंट ब्लीड करती रहेगी। कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, कौन सा लगाओगे, क्या ऐसे पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल कोलैप्स कर गया है तो क्या कई बार वो भी लगाते हैं कि जी सर अगर स्टेबल पेशेंट है और अगर हम ये जैसे हम कहते हैं ना मेडिकल एक्सपेक्टेंट और जो सर्जिकल, तो ये हमने इसका जो पेशेंट को जो भी हमने प्रोसीजर करना है
तो हम इसका सर कम्युनिकेशन में हम ये डिसाइड करेंगे या हमें पेशेंट सेफ्टी पॉइंट्स में हम बताएंगे कि अगर इस तरह से ऐसे आ गया तो हम आपका ये लेवल आए तो हम ऐसे करेंगे और ये वाला मैनेजमेंट करेंगे और फिर मीथो के बारे में बताएंगे, यही हो सकता है अगर नहीं मतलब मीथो नहीं के साइड देखो इफेक्ट्स और सारा इसके अलावा बेटा और इसमें जो लेप्रोटमी के होगा, हैजर्ड। नहीं इसमें जो अगर इस तरह का आएगा, जो पहले 2 मिनट का क्लिनिकल सिनारियो है उसमें उन्होंने आपको पैरामीटर्स दिए होंगे कि पेशेंट के वाइटल्स ये हैं, पेशेंट की इतनी देर की प्रेगनेंसी है, ये उसका अल्ट्रासाउंड फीचर्स आ गए हैं, ये उसका बीटा एससी लेवल है। फिर आपने बैठ के पेशेंट से बात करनी है। अगर एक पेशेंट यही है और उसका लेट्स सपोज मेडिकल पे आता है, लेकिन वो तो आपके लाहौर में हॉस्पिटल रात के 12 बजे आ ही नहीं सकता, चाहे वो आपके हॉस्पिटल से दूर है या कहीं और है, तो वुड दैट बी पेशेंट वुड बी सुटेबल फॉर मेडिकल टर्मिनेशन? या आप कहोगे जी इसको हम दाखिल कर लेंगे, तब तक उसको बीटा एससी वैल्यू उसकी फॉल नहीं करती और उसको मैथो लगा के बैठाई रखते हैं। तो इसकी इवैल्यूएशन भी वो आपको, जो आपको गाइडलाइंस हैं कि जी कि एक्सपेक्टेंट तो हम नॉर्मली करते ही नहीं है। आप कि मेडिकल की अगर कि ये मेडिकल क्राइटेरिया फिल बैठ रही है पर पेशेंट जो है वो कंप्लाइंट ही नहीं है, वो एट द राइट इमरजेंसी में वो आ ही नहीं सकती हमारे पास, तो शी विल नॉट बी अ कैटेगरी फॉर दिस अनलेस यू कीप हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल 24 जब तक उसका बीटा एससी लेवल या उसका वो साइज कम नहीं होता। अगर आपने उसका मतलब प्रोसीजर ही करना है तो वो कब करना है, किस तरह करना है? अगर बिल्कुल पेशेंट स्टेबल है, रात के 12 बजे हुए हैं, तो क्या रात के 12 बजे आप करोगे? अगर बिल्कुल पेशेंट स्टेबल है और पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, तो किस टाइम आप करोगे? नेक्स्ट लिस्ट पे करोगे? तो ये सारी बातें पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जब पेशेंट सेफ्टी की बात आए, सिर्फ बैठ के बैक ऑफ द माइंड में सोचो कि जी आपने पिछले 4 साल में अगर ऐसा पेशेंट आया था, उसके लिए क्या किया था, और वही चीज़ आपने वहाँ बोली। क्योंकि आपने वो अगर ठीक किया था तो वही ठीक होके फिर घर गया है, वरना तो नहीं जा सकता। सर ये क्वेश्चन है शॉर्ट सा है सर, इसके बस आपने मैनेजमेंट बता दें कि एक जो कंसेंसस मैरिज है कपल की और 9 इयर्स हो गए हैं और प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन आफ्टर बर्थ विद इन 1 मंथ बेबी जो है ना पैदा ठीक होता है, लेकिन ऐसा फ्लैसिड पैरालिसिस होता है और बेबी एक्सपायर हो जाते हैं। क्या होता है बेटा? फ्लैसिड पैरालिसिस, ऐसा पैरालिसिस होना शुरू होता है और फिर बेबी 1 मंथ के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। अब है प्रीवियस 2 हो गई है, अब ऐसे पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए? इनको नेक्स्ट क्या हम कहें? ये क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव वगैरह के लिए और प्री जेनेटिक टेस्टिंग का क्या रोल है? अगर हम उन पेशेंट को क्या गाइड करें? बेटा प्री जेनेटिक तो तब आ जाती है बात जब अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो आपके पास आती। अब तो प्रेग्नेंट हो गई, अगर तो प्रेगनेंसी अभी है, और क्या अगर ऐसी चीज है तो आप जेनेटिस्ट से बात करके ऐसी बात करोगे कि क्या इसमें अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या पिछले जो बच्चे थे उनकी कोई जेनेटिक स्टडी हुई थी तो उसमें से क्या चीज निकली थी? सर कुछ नहीं हुआ। हाँ वही ना नॉर्मली नहीं हुआ था। ग्रॉसली देखने में क्या वो जो 1 महीने के साथ 1 महीना घर चले जाते हैं कि 1 महीने हॉस्पिटल में ही रहे, और अगर वो हॉस्पिटल में रहे या जब भी गए तो उनकी क्या चीज़ इवैल्यूएट हुई थी और उसकी क्या नोट्स डाले हुए, उनको ज़रा देखो। फिर जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसी कोई डिजीज़ है और उसको स्क्रीन करना है तो फिर दोनों पेरेंट्स को स्क्रीन किया जाएगा क्योंकि उन दोनों में कोई ऐसी ऑटोसोमल रिसेसिव चीज़ ही होगी, डोमिनेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि डोमिनेंट होती तो फिर वो दोनों भी सर्वाइव ना करते। उनकी स्क्रीनिंग दोनों की होगी, फिर आगे करोगे। अगर ये प्रेगनेंसी आ जाती है और लेट्स सपोज अर्ली प्रेगनेंसी आपकी आ जाती है, तो फिर अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा जेनेटिक इशू है, तो क्या उसकी स्क्रीनिंग पॉसिबल है पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाद? वो अर्ली में अगर होती है तो फिर आप उससे करा के वो पॉजिटिव आती है तो उसको टर्मिनेट कर दोगे। अगर वही पेशेंट लेट प्रेगनेंसी में आ जाता है, लेट्स सपोज 32-34 वीक्स पे आ जाता है, प्रीवियस 2 सेक्शंस हैं, फिर आपकी इसकी जेनेटिक स्टडी बच्चे की कराने की जरूरत नहीं है, वो डिलीवरी के बाद कराओ। आप उसकी सर अब तैयारी सर ये पेशेंट 17 वीक पे है अब, तो मेरा ये प्लान था कि इसकी एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस करवाई जाए, उससे पता चल जाएगा कि ये अगर तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है मोस्ट प्रोबेबली वही होगी ना, तो अगर तो बच्चा ठीक है फिर इसको कंटिन्यू किया जाए, अदरवाइज ऐसी ही स्टेज पे इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इज इट पॉसिबल ये वाला प्लान अगर किया जाए? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज याद रखो, जेनेटिक्स स्क्रीनिंग कभी भी
जितनी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं इकट्ठी नहीं कर सकते कि जी आप हर चीज की कर दो। बच्चों के अंदर नॉर्मली वो जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं या तो कॉमन एबनॉर्मलिटीज की जो इसमें नहीं है, या आपने आइडेंटिफाई किया हुआ हो कि पेरेंट्स के अंदर ये दोनों चीजें रिसेसिव आ रही, फिर आप बच्चे की आगे कर सकते हो कि वो स्पेसिफिक जीन देखने के लिए कि जी ये जीन डोमिनेंट होती है तो ये प्रॉब्लम होती है, ये इसको डिस्ट्रोफी होती है या इसको जो भी इशू होना है। फिर तो अगर वो आइडेंटिफाइड है तो वो करना आसान है, लेकिन ये नहीं कि सीवीएस करके अगर आप सीवीएस और या अपना करोगे लेट्स सपोज एमनियोसेंटेसिस 70 वीक्स पे कर देते हो, अगर वो कर भी दोगे उसमें वो नॉर्मल जो करते हैं हमारे यहाँ वो 3-4 कॉमन चीजें करते हैं, जिसमें क्रोमोसोम मेरा ख्याल है 21 है, 18 है और 13 है। और आई एम श्योर सर फिर इस पेशेंट का क्या करूँ मैं? इसको सर रेफर करना चाह रही थी हमीद लतीफ की तरफ ही ना, तो अब इसका प्लान मैं इसको क्या बताऊं? अगर हम अब ये भी नहीं कर सकते और 17 वीक पे फिर हमारे पास क्या क्राइटेरिया है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसको काउंसिल क्या करूं? पहले तो वही, अगर आएगी तो पहले जो पिछले जो बच्चे हुए थे उनकी डिटेल हिस्ट्री किसी से बैठ के इसको डिस्कस करके पीडियाट्रिशियन के साथ, अगर कोई ऐसी डिजीज को वो पिन पॉइंट कर लेते हैं कि हाँ जी इसको ये डिजीज होती है, फिर तो उसकी आइडली स्पीकिंग अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो फिर उसकी हम ये वो स्पेसिफिक डिजीज का नाम लिख के उसका एम्नियोसेंटेसिस करके या एम्नियोसेंटेसिस करके या सीवीएस करके वो लेके हम बाहर भिजवा देंगे विद द डिटेल हिस्ट्री। दूसरा इसमें तरीका होता है कि नॉर्मली ऐसे बच्चों की पिक्चर्स होती हैं इनके पास, उसको बैठ के रिव्यू किया जा सकता है विद द जेनेटिसिस्ट, या आप बाहर वाले नॉर्मली स्कैन करके हम भिजवा देते हैं, वो उनको देख के आइडिया कर देते हैं कि जिसमें इस चीज़ का सस्पिशन है, लेकिन उसमें बैठ के पेरेंट्स को डिपेंड करता है कि जिसकी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, नंबर 2 वो कितने विलिंग है इस पर करने में और आगे लेके चलने में। ये काफ़ी डिफिकल्ट आ जाता है सिनारियो उसमें, लेकिन इसमें बैठ के पेशेंट्स को बड़ा क्लियरली बताना पड़ता है कि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमें एक गाइडिंग है, दिस इज नॉट 100% कि अगले बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसके 2 बच्चे मर चुके हैं, 2 सेक्शन भी हो चुके हैं। डॉक्टर तो क्या इसमें पीजीडी का कोई रोल है? एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक में पीजीडी का कोई रोल है? पीजीटी जो आप करते हो, पीजीटी के अंदर एज अ रूटीन आपकी कुछ क्रोमोसोम्स हैं जिनको आप स्क्रीन करके देख सकते हो, सारे नहीं होते, और ये वाली जो डिजीज ये बता रही हैं वो कॉमन डिजीज नहीं है, और जो नॉर्मल हम पीजीटी के अंदर जो स्क्रीनिंग करते हैं वो करते हो आप इन्हीं की, यही जिस तरह मैंने आपको बताया था 21, 18, 13। अगर फैमिली के अंदर कोई स्पेसिफिक किस्म की क्रोमोसोम या वो है वो हमें बताना पड़ता है, उसका प्रोब उसका तरीका सेम होता है, लेकिन उसकी प्रोब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो फर्क होती है, और उसकी एक अगर इसके ऊपर आप जाते हो तो स्पेसिफिकली की एक अलग कॉस्ट एक एड ऑन हो जाती है ऑन ईच एम्ब्रियो, लेकिन ये तभी पीजीटी पॉसिबल होती है इस किस्म के सिनारियो में अगर आपके पास वो क्रोमोसोम आइडेंटिफाइड हो। अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है फिर आप नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। चलो बेटा, मेरा ख्याल है मुझे भी नीड टू गो, बाकी आगे गुड लक, और वैसे ही ऑलरेडी मैं ख्याल है डॉक्टर शहनाज भी शायद आ गए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ सर।